हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में, और शेरशाह सूरी के जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं और उनकी व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी शेरशाह सूरी के समय में, तो दीवान ए वजारत जो होता था वो लगान निर्धारण एवं आय व्यय के निरीक्षक होता था। दीवान ए आरिज सैन्य संगठन एवं भर्ती का कार्य देखता था। दीवान ए इंसा सुल्तान के आदेशों का लेखांकन यानी कि लेखा जोखा रखता था। दीवान ए रसालत पत्र व्यवहार एवं राजकीय संदेशवाहक हुआ करता था। और आप कहेंगे कि ऊपर तो आपने यहाँ पर बताया कि कुछ धार्मिक कार्य भी बताए हैं, तो जी हाँ, कुछ काम धार्मिक भी वो देखता था। ठीक है। और इसके बाद दीवान ए कज़ा न्याय विभाग अथवा प्रधान काजी हुआ करता था। और इम्पोर्टेंट ये है कि दीवान ए बरीद अथवा बरीद ममालिक वो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। और दीवान ए समन शाही परिवार का संरक्षक अथवा प्रभारी, शाही मतलब सुल्तान के परिवार का या राजा के परिवार का संरक्षक अथवा प्रभारी हुआ करता था दीवान ए समन। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो मध्यकालीन इतिहास में शेरशाह जो है वो अपने कुशल भू राजस्व प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। और शेरशाह के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता ही उसकी भू राजस्व व्यवस्था थी। शेरशाह ने टोडरमल की सहायता से भू राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए थे। किसकी सहायता से? टोडरमल की सहायता से। टोडरमल ने, आपने नाम सुना होगा, अकबर के समय में भी टोडरमल ने कार्य किया था, यानी कि अकबर के समय भी टोडरमल था। संभवतः यह कारण एक यह भी था कि अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में शेरशाह सूरी के मॉडल का अनुसरण किया। तो शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था मूलतः टोडरमल के विचारों से प्रेरित एवं संचालित थी, जिसमें टोडरमल की उल्लेखनीय भूमिका थी। इसलिए शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल का बंदोबस्त भी कहा जाता है। या ये भी पूछ लेंगे कि टोडरमल निम्न में से किसके समकालीन हैं, तो वो शेरशाह सूरी के भी हैं और अकबर के भी हैं। शेरशाह ने क्या किया कि अपने साम्राज्य के भीतर आने वाली समस्त कृषि योग्य भूमि और परती भूमि दोनों की नाप कराई और इसके आधार पर भू राजस्व की दरें निर्धारित करी। इसके अलावा लावारिस जो यूं ही पड़ी भूमि थी उसको राज्य के अधीन कर दिया। भूमि की नाप के लिए शेरशाह ने अहमद खां नामक एक अधिकारी की सहायता ली थी। भूमि की इस कार्य में हिंदू ब्राह्मणों द्वारा भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। भूमि की माप के लिए 32 अंकों वाले सिकंदरी गज या गज सिकंदरी का प्रयोग किया गया और माप का आधार बीघा माना गया। शेरशाह की भूमि माप की पद्धति इंपॉर्टेंट है, जब्ती पद्धति कहलाती है। जब्ती पद्धति टोडरमल पद्धति के भी नाम से जानी जाती थी, क्योंकि टोडरमल को जब्ती पद्धति का जनक माना जाता है। और माप की इकाई के लिए शेरशाह ने जरीब का प्रयोग किया। जरीब सन के डंडे या रस्सी का बना हुआ होता था। माप की सबसे छोटी इकाई बीघा को माना गया और सबसे बड़ी इकाई माना गया परगना को माना गया। तत्कालीन व्यवस्था के विपरीत शेरशाह ने राजस्व की वसूली के लिए बिचौलियों अथवा जमींदारों आदि को कोई स्थान नहीं दिया। डायरेक्ट टैक्स दीजिए आप। इसके स्थान पर उसने सीधे किसानों को राज्य की ओर से भूमि का स्वामी स्वीकार करते हुए पट्टे जारी कर दिए। इन पट्टों को इकरारनामा अथवा कबूलनामा कहा जाता था। और पट्टे में जमीन का प्रकार, स्वामी का नाम आदि स्पष्ट किया जाता था। और कबूलियत में यह बात स्पष्ट की जाती थी कि संबंधित किसान को कितना टैक्स देना है। भू राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट रूप में निर्देश था कि वे नियमों का पालन करें। इसका अर्थ यह हुआ कि शेरशाह की लगान व्यवस्था ब्रिटिशकालीन रैयतवाड़ी व्यवस्था के समान थी। ब्रिटिशकालीन रैयतवाड़ी व्यवस्था को शेरशाह की इसी व्यवस्था से लिया गया होगा, ऐसा मानते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिशकालीन थी, इसमें प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। पहली बार 1792 ईस्वी में टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास के 12 माइल जिले में इसे
लागू किया गया था मद्रास में से। तो क्वेश्चन ये बनता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कब? तो सन 1792 में किसके द्वारा? टॉमस मुनरो के द्वारा, या थॉमस मुनरो लिखा होगा आपको। और कहाँ पर? मद्रास। 12 मैल नहीं पूछेगा। इसे आगरा में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा लागू किया। मद्रास तथा मुंबई यानी कि वर्तमान मुंबई एवं असम के अधिकांश भागों में ये लागू थी और लगभग 51% भूमि प्लस रैयतों या किसानों की भूमि को मालिकाना हक प्राप्त था। शेरशाह सूरी ने कृषि भूमि को 3 भागों में विभक्त किया: अच्छी भूमि, औसत अथवा मध्यम भूमि और खराब भूमि। इन तीनों प्रकार की भूमियों के लिए रबी एवं खरीफ की फसलों की वार्षिक उपज के आधार पर औसत उत्पादन का अनुमान लगाया गया। इसके बाद उत्पादन का इंपॉर्टेंट 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में निर्धारित किया गया। कितना? 1/3 किसका? उत्पादन का, ना कि फिक्स था। अब बात करते हैं रई की। तो रई फसल दरों की एक सूची थी। पैदावार की किस्म के आधार पर दोनों मौसमों की सभी प्रकार की फसलों की प्रति बीघा औसत पैदावार की गणना कर ली जाती थी और उसका 1/3 भाग टैक्स के रूप में वसूल दिया जाता था, जिसे कहते थे रई। हालांकि अपवाद स्वरूप मुल्तान से कुल पैदावार को 1/4 भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, मुल्तान से पैदावार का सिर्फ 1/4 भाग ही टैक्स के रूप में लिया जाता था। हालांकि इतिहास में इसको अपनाने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि क्यों नहीं। हो सकता है कि मुल्तान में भूमि की पैमाइश नहीं कराई गई थी क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्र होने तथा सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण इस क्षेत्र को छोड़ दिया होगा। भूमि के इस प्रकार का विभाजन जो किया गया उसका लाभ यह हुआ कि इससे राज्य की भूमि की गुणवत्ता और उत्पादन स्तर का पता लग गया। उत्पादन के आधार पर तार्किक रूप से विभेदीकृत टैक्स लिया, यानी कि सबसे एक समान टैक्स नहीं लिया। किसकी अच्छी भूमि है तो उसके उपज का 1/3, किसी की खराब है तो उसकी उपज का 1/3 लिया गया। माल गुजारी यानी कि लगान के अलावा शेरशाह ने किसानों को जरीवाना एवं महासिलाना नामक 2 शुल्क भी वसूले। इंपॉर्टेंट है। कौन से? जरीवाना एवं महासिलाना नाम के 2 शुल्क भी वसूले। जरीवाना कर एक प्रकार का सर्वेक्षण शुल्क था जो भू राजस्व का 2.5% हुआ करता था, जबकि महासिलाना कर एक प्रकार से कर संग्रह शुल्क था जिसका उद्देश्य था कर की वसूली एवं भूमि की नाप आदि में खर्च होने वाले पैसे की भरपाई करना। और महासिलाना कर भूमि राजस्व का 5% हुआ करता था। महासिलाना शुल्क का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य अकाल अथवा प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए एक प्रकार से बफर स्टॉक तैयार करना भी हुआ करता था। उल्लेखनीय है कि दोनों प्रकार के शुल्क भू राजस्व की निर्धारित सीमा के अलावा वसूले जाते थे। इन शुल्कों को ऐसे समझ लीजिए वर्तमान अर्थव्यवस्था में जैसे सेस लिया जाता है उसी प्रकार। शेरशाह सूरी का कहना था कि राज्य को कर के निर्धारण के समय उदार और दयालु होना चाहिए, जबकि कर की वसूली के समय कठोर हो जाना चाहिए। शेरशाह सूरी का एक और मत है कि किसान निर्दोष है, वे अधिकारियों के सामने भयभीत हो जाते हैं और अगर मैं उन पर अत्याचार करूंगा तो वे अपने गांव छोड़कर चले जाएंगे, राज्य बर्बाद हो जाएगा और दोबारा राज्य को समृद्ध होने में बहुत लंबा समय लगेगा। शेरशाह सूरी ने भू राजस्व के संबंध में किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा। उदाहरण के तौर पर किसान द्वारा नगद अथवा उपज के रूप में जैसे भी देना हो लगान की अदायगी की जा सकती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकाल सूखे अथवा बाढ़ की स्थिति में टैक्स को क्षमा कर दिया जाता था। साथ ही साथ इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्य की ओर से किसानों को ब्याज रहित ऋण भी दिया जाता था और किसानों को सरल किस्तों में इस ऋण की अदायगी का भी विकल्प प्रदान किया जाता था। अब बात करते हैं कि शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों के बारे में। तो शेरशाह सूरी ने राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मुद्रा चुंगी तथा विदेशी व्यापार संबंधी नियमों को सरल एवं मानकीकृत कर दिया था। उसने न केवल टकसाल में कुछ विशेष परिवर्तन किए बल्कि पूर्वगामी शासकों की अवनति को भी ठीक ठाक करने का प्रयास भी किया। शेरशाह ने सोने, चांदी एवं तांबे के मानक सिक्कों का विकास किया। शेरशाह ने ही सर्वप्रथम चांदी का रुपया जारी किया। रुपया किसका? चांदी का। भूलोगे तो कैसे याद रखो? चांदी सिक्का अपना जो रुपए वाला वो सफेद होता है, तो चांदी का रुपया शेरशाह, जो कि 178 ग्रेन का हुआ करता था। और शेरशाह के समय 1 रुपया 64 दाम के बराबर हुआ करता था।
अब बात करें शेरशाह सूरी के काल की मुद्राओं के बारे में, तो जिसमें अभी हमने एक फनी वीडियो, मतलब किसी का था हमारे पास फॉरवर्ड आया तो हमने अपलोड किया है, शॉर्ट्स में चेक कर सकते हैं। तो शेरशाह सूरी के काल की मुद्राएं हैं असरफी जो कि सोने की मुद्रा थी, रुपया जो कि चांदी का मुद्रा था, 178 ग्रेन वजन का था, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, और दाम जो कि तांबे की मुद्रा थी, 380 ग्रेन वजन का था, और रुपया और दाम में 1:64 का अनुपात हुआ करता था। दाम के अतिरिक्त अघोला, पावला व दमड़ी भी तांबे के सिक्के थे। दाम के अतिरिक्त कौन सा? अघोला, पावला व दमड़ी। तो असरफी, रुपया और दाम, ठीक है। और रुपया जो होता था वो दाम का 64 गुना हुआ करता था। शेरशाह की मुद्राएं कैसी थी? चौकोर और वृत्ताकार दोनों प्रकार की थी, और सिक्कों पर अरबी लिपि में शेरशाह का नाम, पदवी और टकसाल का नाम अंकित रहता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कुछ मुद्राओं पर शेरशाह का नाम देवनागरी लिपि में भी लिखा हुआ मिलता है। टकसालों की संख्या 23 थी, याद रखना है। और मुख्य टकसालें यहाँ पे मुद्रा छापी जाती थी आगरा, ग्वालियर, उज्जैन, लखनऊ, सासाराम और आबू में थी। और शेरशाह की मुद्रा सुधार स्थायी था, जिसे मुगलों ने भी अपना लिया था। अब बात करें तो शेरशाह सूरी ने भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में 3 प्रकार की प्रणालियों को अपनाया था: गला बख्शी अथवा बटाई व्यवस्था, नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूत, ठीक है, कनकूत व्यवस्था बहुत फेमस रही है, नकदी अथवा जप्ती या जमई। तो शेरशाह से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी तथा सिकंदर लोदी ने ही भूमि की नाप करवाई थी, किंतु सुव्यवस्थित एवं मानकीकृत भूमि की पैदाइश का कार्य शेरशाह के द्वारा संपन्न किया गया था। तो ये आपको 3 याद रखना है: गलबख्शी अथवा बटाई, जिसमें जो टैक्स है वो 50 मतलब बांट लिया जाता था, जैसे आजकल बटाई व्यवस्था होती है ना गलाबख्शी में, तो उपज को बांट लिया जाता था। इसके अलावा नस्क या मुक्ताई अथवा कानकूत, यानी कि खड़ी फसल को नाप लिया जाता था कि लगभग इसमें कितना उत्पादन हुआ होगा, उस हिसाब से टैक्स वसूल लिया जाता था। और नकदी में तो सीधे सीधे नगद जमा करना होता था, उसी को कहते थे जप्ती व्यवस्था। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी की न्यायिक व्यवस्था के बारे में। तो शेरशाह सूरी के समय में न्यायिक व्यवस्था निष्पक्ष थी, लेकिन अत्यधिक कठोर थी। स्वाभाविक रूप से सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश था। शेरशाह सूरी ने सुल्तान उल अदल की उपाधि भी धारण की थी। न्याय में समता के सिद्धांत का पूर्णतः पालन किया जाता था। लगान संबंधी मुकदमों का निर्णय मुंसिफ यानी कि परगना के जो थे तथा मुंसिफ मुंसिफान यानी कि सरकार करते थे, जबकि फौजदारी मुकदमों का न्याय निर्णयन सिकदार जो कि परगना के और सिकदार दारान के द्वारा किया जाता था। ग्रामीण स्तर पर न्यायिक व्यवस्था का संचालन चौधरी अथवा मुकद्दम नामक स्थानीय मुखिया द्वारा किया जाता था। शेरशाह ने अपराधों के मामले में स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत को लागू किया। तो इसका उदाहरण ये हुआ कि गांव में यदि कोई चोरी होती थी तो इसके लिए मुकद्दम ही उत्तरदायी हुआ करता था, यानी कि गांव का मुखिया ही उत्तरदायी होता था। और यदि मुकद्दम चोर का पता नहीं लगा पाया तो उसी को सजा दे दी जाती थी और उसे नुकसान की भरपाई करनी पड़ती थी। क्या गजब व्यवस्था थी। अब बात करें शेरशाह सूरी की सैन्य व्यवस्था के बारे में। तो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप शेरशाह ने शक्तिशाली एवं विशाल सेना रखने की आवश्यकता अनुभव की। सैन्य व्यवस्था के लिए शेरशाह ने न केवल एक विशाल सेना का निर्माण किया, वरन उसने अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति को पुनर्जीवित किया और सेना को संगठित करके एक शाही व्यवस्था बना दिया। शेरशाह ने अपनी सेना को साम्राज्य के विभिन्न भागों में आवश्यकता अनुसार विभक्त कर दिया। इस प्रकार की कुल 16 छावनियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में। तो शासन व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए और अपने अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए शेरशाह ने एक स्वस्थ गुप्तचर विभाग की स्थापना करी। वस्तुतः यह समय राजनीतिक उथल पथल का था, आपको पता है। उधर पर हुमायूं लगा हुआ था और बाकी राजपूत शासक भी लगे थे। तो उथल पथल का होने के कारण शासक को प्रत्येक घटना की पूर्व में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक था, और इस विभाग का अध्यक्ष कहलाता था गुप्तचर विभाग का डाक ए दारोगा। इंपॉर्टेंट है, डाक ए दारोगा। शेरशाह ने सभी प्रमुख नगरों तथा केंद्रों में गुप्तचरों को नियुक्त किया था। शेरशाह को अपने विश्वसनीय गुप्तचरों के माध्यम से राजस्व, न्याय, सामान्य प्रशासन, बाजार की कीमतों आदि के बारे में सारी सूचनाएं गुप्त रूप से मिलती रहती थी। सूचनाओं को शीघ्रतापूर्व भेजने के लिए सरायों में डाक चौकियों की व्यवस्था की गई, जहां 2 घोड़े सदैव उपलब्ध रहते थे।
अब बात करते हैं सड़कों के निर्माण के बारे में। तो शेरशाह के प्रशासन की एक महान उपलब्धि सड़कों का निर्माण कराना था। शेरशाह सूरी ने राजधानी तथा मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया, जिससे साम्राज्य के दृढ़ीकरण यानी कि मजबूती के साथ साथ व्यापार अथवा आवागमन की भी उन्नति हुई। उसने मुख्य रूप से 4 सड़कों का निर्माण कराया, जिसमें पहली सड़क मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बंगाल के सोनार गांव, ये भी इम्पोर्टेंट है, से सिंध नदी तक 2000 मील लंबी थी, जिसे सड़क ए आजम नाम से जाना जाता था। दूसरी सड़क उसने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ होते हुए गुजरात के बंदरगाहों तक वाली बनवाई थी। तीसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी। उसने लाहौर से मुल्तान तक चौथी सड़क का निर्माण करवाया, क्योंकि मुल्तान उस समय व्यापार का प्रमुख केंद्र था और मध्य एशिया के व्यापारिक काफिले वहीं आके रुकते थे। अब कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो शेरशाह सूरी ने जीटी रोड को 16वीं शताब्दी में बनवाया था और शेरशाह सूरी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ना चाह रहे थे, इसके लिए उसने विशाल रोड का निर्माण कराया था। मुगल काल में इसका नाम उत्तर पथ, साय राय आजम, बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इस अंग्रेजों के शासनकाल में इस सड़क का नाम फिर से बदल गया और ग्रांड ट्रंक रोड बन गया। कोलकाता से पेशावर तक जाने वाले राजमार्ग का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में करवाया था। देश के विभाजन के बाद इस मार्ग का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड रखा गया। इसे शेरशाह सूरी या शाही मार्ग से भी जाना करते थे। वर्तमान में इसे NH-90 नाम से जानते हैं। और एक बात ये बता दें, ये रोड पहले से अस्तित्व में थी। इसकी बहुत अच्छे से मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य कराया था शेरशाह सूरी ने। अब बात करें कुछ लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में। तो शेरशाह ने यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए और जगह जगह पर सरायों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाया था। यात्रियों एवं व्यापारियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए शेरशाह ने सड़कों पर प्रत्येक 2 कोस यानी कि लगभग 8 किलोमीटर पर सरायों का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8-8 किलोमीटर पे। इन सरायों में हिंदू और मुसलमान दोनों यात्रियों के लिए रहने, खाने और सामान सुरक्षित रखने की अलग अलग व्यवस्था होती थी और हिंदू यात्रियों को भोजन और बिस्तर देने के लिए ब्राह्मण नियुक्त किए जाते थे। जो भी इन सरायों में ठहरते थे उन्हें पद के अनुसार सरकार की ओर से सारी सुविधाएं दी जाती थी और सरायों की व्यवस्था के लिए आसपास गायों की कुछ जमीन अलग से दी गई थी। प्रत्येक सराय में एक सहना, इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा अधिकारी के अधीन चौकीदार हुआ करते थे। शेरशाह के समय में सरायों का प्रयोग डाक चौकियों के रूप में भी किया जाता था। प्रत्येक सराय में डाक को लाने ले जाने के लिए 2 घोड़े सदैव तैयार रहते थे, जिनके माध्यम से संदेशवाहक एक स्थान से दूसरे स्थान एवं सुल्तान तक संवाद पहुंचाया करते थे। कालिका रंजन कानूनगो ने इन सरायों को शेरशाह के साम्राज्य की धमनियां कहा है। शेरशाह पहला मुस्लिम शासक थे जिसने यातायात की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ यात्रियों एवं व्यापारियों की सुरक्षा का भी प्रबंध किया था। किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है, ये वाला, किसी यात्री या व्यापारी के साथ कोई अनुचित घटना होने पर संबंधित क्षेत्र के मुकद्दम या जमींदार को उत्तरदायी माना जाता था और उसे ही पूरे नुकसान की भरपाई करनी पड़ती थी। कालिका रंजन कानूनगो का एक स्टेटमेंट है कि एक जर्जर बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर जेवरात की टोकरी रखकर यात्रा पर जा सकती थी और शेरशाह की सजा के डर से कोई चोर या लुटेरा उसके नज़दीक भी नहीं आ सकता था। अब बात करें शेरशाह सूरी की धार्मिक सहिष्णुता के बारे में, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शेरशाह कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जो न केवल दिन में 5 बार नमाज ही पढ़ता था बल्कि रमजान में रोजे भी रखता था। लेकिन डॉक्टर कानूनगो जैसे इतिहासविद शेरशाह को एक धर्म सहिष्णु शासक मानते हैं। यद्यपि उसने कभी कभी युद्ध को जीतने के लिए धर्म का सहारा लिया था, लेकिन शांति काल में उसने धर्म को राजनीति से जोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया। उसने हिंदुओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, जैसे कि अन्य मुगल शासकों ने या उससे पहले वाले शासकों ने या फिर सल्तनत काल के शासकों ने किया। उसने हिंदुओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और योग्यता के अनुसार महत्वपूर्ण नौकरियां हिंदुओं को भी दी थी। उसकी सेना में हिंदू सैनिकों की अच्छी खासी संख्या थी। राजा टोडरमल खत्री ने भूमिकर संबंधी अपना प्रारंभिक अनुभव शेरशाह के अधीन काम करते हुए ही प्राप्त किया था। भूमिकर संबंधी पत्र व्यवहार फारसी भाषा के साथ साथ देवनागरी लिपि में भी होते थे, जैसे कुछ सिक्कों पर भी अपना नाम था। उसने सिक्कों पर भी अपना नाम हिंदी में लिखवाया था। अब बात करें सूर्यवंश की समाप्ति के बारे में, तो 22 मई 1545 में राजपूतों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए उक्का नामक तोप से, इंपॉर्टेंट है,
निकले गोले के फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। कब? 22 मई 1545 में, यानी कि 5 वर्ष का शासनकाल रहा, उसमें इसने बहुत कुछ कर दिया। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम शाह अथवा इस्लाम शाह दिल्ली के उत्तराधिकारी बना, किंतु 1553 में प्राकृतिक कारणों से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सलीम शाह का पुत्र सिकंदर शाह दिल्ली का उत्तराधिकारी बना, किंतु शीघ्र ही 1555 में हुमायूं ने सिकंदर शाह को पराजित करके पुनः दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना कर दी। शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के, आप फैक्ट की बात कर लेते हैं तो शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्यों के सासाराम शहर में है। इसे वास्तुकार इंपॉर्टेंट है, मीर मोहम्मद अलीवल खान द्वारा डिजाइन किया गया था, जो एक कृत्रिम झील के बीच में खड़ा है और लगभग वर्गाकार है। इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। यह रहा मकबरा और लगभग वर्गाकार है। अब आगे बात करेंगे हुमायूं द्वारा पुनः मुगल वंश की स्थापना और अकबर के जन्म के बारे में। अकबर का हैप्पी बर्थडे मनाएंगे अगले वीडियो में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।